हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो भाई आज हम करने जा रहे हैं हमारी फोर्थ कहानी। ठीक है, कौन सी? ईदगाह। ईदगाह है, किसकी है भाई? ये प्रेमचंद्र जी की कहानी है। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको कहानियाँ करवाई है। कल मैंने राही कहानी करवाई थी आपको, जो सुभद्रा कुमारी चौहान की थी। ठीक है, और ये जो कहानी सीरीज मैंने आपकी चला रखी है, ये यूजीसी नेट और हरियाणा प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकली है उनके सिलेबस में ये लगी हुई है। ठीक है, तो पहले मैं आपको पता है क्या है जो हमारे लेखक है उसका जीवन परिचय करवाती हूँ। तो पहले हम करेंगे आज प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो प्रेमचंद्र का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था तथा पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, जो लम्ही में डाक मुंशी थे। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद्र किसका था यह नाम? धनपत राय। तो ये प्रेमचंद्र का नाम था भाई, वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय था। ठीक है, प्रेमचंद्र की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई। प्रेमचंद्र के माता पिता के संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं। कौन लिखते हैं भाई? रामविलास शर्मा लिखते हैं प्रेमचंद्र के माता पिता के संबंध में कि जब वे 7 साल के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। किसकी भाई? प्रेमचंद्र की माता का देहांत हो गया था। प्रेमचंद्र जब 15 वर्ष के हुए तब उनका विवाह कर दिया गया। ठीक है भाई, 15 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह हो गया था और 7 वर्ष की उम्र में इनकी माता भाई का देहांत हो गया था और 16 वर्ष के होने पर उनके पिता का भी देहांत हो गया। देख लो भाई, 15 वर्ष में क्या है इनकी शादी होगी, 17 में माँ का देहांत हो गया और 16 वर्ष की आयु में इनके पिता का देहांत हो गया। प्रेमचंद्र शादी के फैसले पर पिता के बारे में लिखते हैं कि पिताजी ने जीवन के अंतिम वर्षों में एक ठोकर खाई और स्वयं तो गिरे ही, साथ में मुझे भी डुबो दिया और मेरी शादी बिना सोचे समझे करा दी। कौन लिखता है? ये प्रेमचंद्र जी लिखते हैं भाई। ठीक है, इस बात की पुष्टि रामविलास शर्मा के इस कथन से होती है कि सौतेली माँ का व्यवहार, बचपन में शादी, पंडे पुरोहितों का कर्मकांड, किसान और कलरकों का दुखी जीवन, यह सब प्रेमचंद्र ने 16 साल की उम्र में ही देख लिया था भाई। कितने साल की उम्र में? 16 साल की उम्र में ही देख लिया था। ठीक है, कथा साहित्य में झलक उठे थे। उनकी बचपन से ही पढ़ने में बहुत रुचि थी। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने तिलिस्मी ए होसाब पढ़ लिया और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतननाथ सरसार, मिर्जा हादी रुखवा और मौलाना सरर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया। उनका पहला विवाह 15 साल की उम्र में हुआ था भाई। ये पहले ही मैंने आपको बताया, 15 साल की उम्र में हुआ था। 1906 में उनका दूसरा विवाह शिवरानी देवी से हुआ। ठीक है भाई, दूसरा विवाह शिवरानी देवी से हुआ है। ठीक है, वह जो बाल विधवा थी, क्या भाई? वो बाल विधवा थी, यानी बचपन में ही उनके पति की मृत्यु हो गई थी और वो बाल विधवा थी। वे सुशिक्षित थी, यानी पढ़ी लिखी महिला थी, जिन्होंने कुछ कहानियां और प्रेमचंद्र घर में, ठीक है, जो प्रेमचंद्र घर में है वो शिवरानी देवी ने ही लिखा है। प्रेमचंद्र के बारे में शीर्षक पुस्तक भी लिखी। उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी। श्रीवास्तव 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। किसके बारे में कहा गया भाई? ये प्रेमचंद्र के बारे में कहा गया भाई। 1898 में क्या भाई 10वीं की परीक्षा पास की। ठीक है, और उसके बाद वो स्थानीय विद्यालय में एक शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। उनकी शिक्षा के संदर्भ में रामविलास शर्मा लिखते हैं, 1910 में अंग्रेजी दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर किया। क्या भाई? अंग्रेजी दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर किया और 1919 में अंग्रेजी, फारसी और इतिहास लेकर बीए किया। ठीक है, बीए पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। ठीक है भाई, जब बीए पास कर लिया था तब वे क्या थे? शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर क्या थे? नियुक्त हुए थे। कौन? प्रेमचंद्र जी। आगे हैं 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से 23 जून को त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, इसके बाद उन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया। मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाएं में वे संपादक पद पर कार्यरत थे वे। ठीक है, कौन कौन सी? मर्यादा, माधुरी। इसी दौर उन्होंने प्रवासी लाल के साथ मिलकर सरस्वती प्रेस भी
खरीदा तथा हंस और जागरण निकाला। प्रेस उनके लिए व्यावसायिक रूप से लाभप्रद सिद्ध नहीं हुआ। 1933 ईस्वी में अपने ऋण को पटाने के लिए उन्होंने मोहनलाल भवनानी के सिनेटोन कंपनी में कहानी लेखन के रूप में काम करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिल्म नगरी प्रेमचंद्र को रास नहीं आई। वे 1 वर्ष का अनुबंध भी पूरा नहीं कर सके और 2 महीने का वेतन छोड़कर बनारस लौट आए भाई। ठीक है, उनका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता गया। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को इनका निधन हो गया था भाई। 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद्र जी का निधन हो गया था। ठीक है, लंबी बीमारी के कारण। ठीक है, फिर इनका क्या है, साहित्य जीवन है। ठीक है, कमल किशोर गोयनक ने प्रेमचंद्र की संपूर्ण हिंदी उर्दू कहानियों को प्रेमचंद्र कहानी रचनावली नाम से प्रकाशित करवाया। किसने करवाया भाई? कमल किशोर गोयनका ने। ठीक है, प्रेमचंद्र की जितनी हिंदी और उर्दू कहानियां थी उनको प्रेमचंद्र कहानी रचनावली, देखो प्रेमचंद्र कहानी रचनावली के नाम से प्रकाशित भाई करवाया। ठीक है, आगे उनके अनुसार प्रेमचंद्र ने अपने जीवन में लगभग 300 से अधिक कहानियां तथा 18 से अधिक उपन्यास लिखे हैं। क्या भाई? 300 से अधिक कहानियां और 18 से अधिक उपन्यास लिखे हैं। इनकी इन्हीं क्षमताओं के कारण इन्हें कलम का जादूगर कहा गया। क्या कहा गया भाई? कलम का जादूगर कहा गया है। प्रेमचंद्र का पहला कहानी संग्रह कौन सा था भाई? सोजे वतन। ठीक है, और राष्ट्र का विलाप इसका नाम से जून 2008 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ था भाई? सोजे वतन 1908 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और ये किस में था? उर्दू में था भाई। इसी संग्रह की पहली कहानी थी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। ठीक है, जो मैं आपको कल करवाऊंगी, को आमतौर पर उनकी पहली प्रकाशित कहानी माना जाता है भाई। ठीक है, डॉक्टर गोयनका के अनुसार कानपुर से निकलने वाली उर्दू मासिक पत्रिका जमाना के अप्रैल अंक में प्रकाशित सांस्कारिक प्रेम और देश प्रेम, इश्क, दुनिया और हुब्बे वतन वास्तव में उनकी पहली प्रकाशित कहानी है। ठीक है, जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी अप्रैल के अंक में भाई, और ये उर्दू की मासिक पत्रिका थी। क्या? जमाना। अगला है, प्रेमचंद्र के साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 से हो चुका था। आरंभ में वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। ठीक है भाई, नवाब राय के नाम से किस में लिखते थे? उर्दू में लिखते थे। प्रेमचंद्र की पहली रचना के संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि प्रेमचंद्र की पहली रचना जो अप्रकाशित ही रही, शायद उनका वह नाटक था जो उन्होंने अपने मामा जी के प्रेम और उस प्रेम के फलस्वरूप चमारों द्वारा उनकी पिटाई पर लिखा था, जिसका जिक्र उन्होंने पहली रचना नाम के अपने लेख में किया है। उनका पहला उपलब्ध लेखन उर्दू उपन्यास कौन सा है? उर्दू उपन्यास असरारे मआविद है, जो धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था, जिसका हिंदी रूपांतर देवस्थान रहस्य के नाम से हुआ है। ठीक है, कौन सा है भी पहला उपन्यास? असरारे अमाबिद। ठीक है, और इसका हिंदी रूपांतर नाम है देवस्थान रहस्य। ठीक है, ये पहला था। और प्रेमचंद्र जी का दूसरा उपन्यास कौन सा है? हम खुरमा व हम सबाब, जिसका हिंदी रूपांतर प्रेमा नाम से हुआ है भाई। ठीक है, प्रेमा नाम से हुआ है। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1908 में उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ भाई। ठीक है, सोजे वतन क्या था? कहानी संग्रह था। देश की भावना से ओतप्रोत इस संग्रह को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था और इनकी सभी प्रतियां क्या थी? जब्त कर ली थी। इसके लेखक नवाब राय को भविष्य में लेखन न करने की चेतावनी दी थी। ठीक है, इसके कारण उन्हें नाम बदलकर प्रेमचंद्र के नाम से लिखना पड़ा। उनका यह नाम दयानारायण निगम ने रखा था। ठीक है भाई, प्रेमचंद्र नाम किसने रखा था? दयानारायण निगम ने रखा था। प्रेमचंद्र नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका के दिसंबर 1910 के अंक में छपी थी भाई। ठीक है, पहली कहानी कौन सी थी उनकी? बड़े घर की बेटी, और जमाना पत्रिका थी, उसमें छपी थी। कब? दिसंबर 1910 ईस्वी में। आगे हैं 1925 ईस्वी में उस समय की प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती के दिसंबर अंक में पहली बार उनकी कहानी सोत नाम से प्रकाशित हुई। 1918 में उनका पहला हिंदी उपन्यास कौन सा था भाई? सेवा सदन प्रकाशित हुआ। कब हुआ? 1918 में।
इसकी अत्यधिक लोकप्रियता ने प्रेमचंद्र को उर्दू से हिंदी का कथाकार बना दिया। हालांकि उनकी लगभग सभी रचनाएं हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती रही। उन्होंने लगभग 300 कहानियां तथा 1.5 दर्जन उपन्यास लिखे हैं। अगला 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान नौकरी से त्याग पत्र देने के बाद 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देने के बाद वे पूरी तरह साहित्यिक सृजन में लग गए। उन्होंने कुछ महीने मर्यादा नामक पत्रिका का संपादन किया। इसके बाद उन्होंने लगभग 6 वर्षों तक हिंदी पत्रिका माधुरी का संपादन किया। फिर 1922 में उन्होंने बेदखली की समस्या पर आधारित प्रेमाश्रम उपन्यास प्रकाशित किया। ठीक है, 1921 में उन्होंने रंगभूमि नामक वृहद उपन्यास लिखा, जिसके लिए उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला था। भाई ये क्या है? एक पुरस्कार है। 1926-27 के दौरान उन्होंने महादेवी वर्मा द्वारा संपादित मासिक पत्रिका चांद के लिए धारावाहिक उपन्यास के रूप में निर्मला की रचना की गई। ठीक है, किसके लिए भी? तो चांद पत्रिका थी, उसके धारावाहिक उपन्यास के लिए निर्मला की रचना की थी। ठीक है, और जो चांद पत्रिका है वो किसकी थी? महादेवी वर्मा की थी भाई। इसके बाद उन्होंने कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान की रचना की। उन्होंने 1930 में बनारस से अपना मासिक पत्रिका हंस का प्रकाशन शुरू कर दिया। बनारस से किया था भाई 1930 में मासिक पत्रिका हंस का प्रकाशन। फिर 1932 ईस्वी में उन्होंने हिंदी साप्ताहिक पत्र जागरण का प्रकाशन आरंभ किया। उन्होंने लखनऊ में 1935 में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने मोहन दयाराम भवनानी की अजंता सिनेटोन कंपनी में कथा लेखन की नौकरी भी की। 1934 में प्रदर्शित फिल्म मजदूर की कहानी भी उन्होंने ही लिखी थी। क्या भाई? 1934 में जो फिल्म आई थी मजदूर, उसकी कहानी भी किसने लिखी थी? प्रेमचंद्र जी ने लिखी थी। मरणोपरांत उनकी कहानियां मानसरोवर नामक 8 खंडों में प्रकाशित हुई। ठीक है, मानसरोवर क्या है? एक बुक है और उसके 8 खंड उसमें उनकी सभी कहानियां प्रकाशित हुई थी भाई। उपन्यास और कहानियों के अतिरिक्त वैचारिक निबंध है, संपादकीय पत्र के रूप में, ठीक है, भी उनका विपुल लेखन उपलब्ध है भाई। अगला है इनकी रचनाएं। ठीक है, उपन्यास देखते हैं। सामान्य तथ्य सेवा सदन, ठीक है, उसके विषय से देखते हैं। असरारे माविद उर्दू साप्ताहिक आवाज एक खलक में 8 अक्टूबर 1903 से 1 फरवरी 1905 तक धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। ठीक है, सेवा सदन है ये। ठीक है, कालांतर में यह हिंदी में देवस्थान रहस्य नाम से प्रकाशित हुआ भाई। जो ये था असरारे माविद, ठीक है, ये हिंदी में देवस्थान रहस्य के नाम से प्रकाशित हुआ था। हम खुरमा व हम ख्वाब, इसका प्रकाशन 1907 में हुआ था और इसका हिंदी रूपांतर था प्रेमा। ठीक है, किसना, इसके संदर्भ में अमृत राय लिखते हैं कि उसकी समालोचना अक्टूबर-नवंबर 1907 के जमाना में निकली थी। इसी आधार पर किसना का प्रकाशन वर्ष 1907 ही कल्पित किया गया। रूठी रानी इसे सन 1907 में अप्रैल से अगस्त महीने तक जमाना में प्रकाशित किया। जलवे इसार यह सन 1912 में प्रकाशित हुआ था भाई। अब सेवा सदन 1918 में प्रकाशित सेवा सदन प्रेमचंद्र का हिंदी प्रकाशित होने वाला पहला उपन्यास था। यह मूल रूप से उन्होंने बाजारे हुसन नाम से पहले उर्दू में लिखा था। ठीक है भाई, पहले बाजारे हुसन नाम था, फिर सेवा सदन नाम से 1918 में उन्होंने प्रकाशित करवाया। लेकिन इसका हिंदी रूप सेवा सदन पहले प्रकाशित हुआ। यह स्त्री समस्या पर केंद्रित उपन्यास है। देखो भाई, पूछा जाता ना इसकी विषय वस्तु क्या है उपन्यास की, तो यह स्त्री समस्या पर केंद्रित उपन्यास है। इसमें दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, वेश्यावृत्ति, स्त्री पराधीनता आदि समस्याओं के कारण और प्रभाव शामिल है। डॉक्टर रामविलास शर्मा सेवा सदन की मुख्य समस्या भारतीय नारी की पराधीनता को मानते हैं भाई। आगे प्रेमाश्रम है, 1922 में प्रकाशित हुआ। यह किसान जीवन पर उनका पहला उपन्यास है। इसका मसौदा भी पहले उर्दू में गोसाए आफियत नाम से तैयार किया गया था। प्रेमाश्रम का भी उर्दू में क्या नाम था? गोसाए आफियत। और प्रेमाश्रम कब प्रकाशित हुआ? 1922 में। लेकिन इसे पहले हिंदी में प्रकाशित कराया। यह अवध के किसान आंदोलनों के, देखो भाई,
क्या है ये, इसमें क्या है, यह अवध के किसान आंदोलनों के दौर में लिखा गया था। इसके संदर्भ में वीर भारत तलवार किसान राष्ट्रीय आंदोलन और प्रेमचंद्र 1918-22 पुस्तक में लिखते हैं कि 1922 में प्रकाशित प्रेमाश्रम हिंदी में किसानों के सवाल पर लिखा गया पहला उपन्यास है। ठीक है भाई, ये लाइन बिल्कुल पूछी जाती है। ठीक है, किसानों के सवाल पर लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है, तो कौन सा भाई, प्रेमाश्रम है भाई। ठीक है, जब मैंने स्टेट की जो आपके लिए 1000 क्वेश्चन वाली सीरीज चलाई थी, जिसमें मैं 100 क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में करवाए हैं, उसमें ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया था। क्या इसमें समानती व्यवस्था के साथ किसानों के अंतर्विरोधों को केंद्र में रखकर उसकी परिधि के अंदर पड़ने वाले हर सामाजिक तबके का जमींदार, तालुकेदार, उनके नौकरी, पुलिस, सरकारी मुआजिम, शहरी मध्य वर्ग और उनकी सामाजिक भूमिका का सजीव चित्रण किया गया है। किसमें किया गया भाई, प्रेमाश्रम में किया गया। देखो भाई, मैं आपको मेन जो कुछ था उसमें से बता देती प्रेमचंद्र के बारे में, लेकिन मैं आपके लिए ये लेके आई हूँ क्योंकि ये जैसे प्रेमाश्रम है, इसके अंदर क्या है ये भी पूछा जाता है भाई। एक आप देखो, रंगभूमि है, इसके विषय में भी बता रखा है। रंगभूमि 1925 में प्रकाशित हुई। इसमें प्रेमचंद्र एक अंधे भिखारी सूरदास को कथा का नायक बनाकर हिंदी कथा साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव का सूत्रपात करता है। ठीक है, ये विषय बिल्कुल पूछा जाता है। ठीक है, रंगभूमि का नायक कौन है या पात्र कौन है, तो सूरदास है भाई। ठीक है, और वो भी क्या, इसमें अंधा है। निर्मला 1925 का ये अनमेल विवाह की समस्या को रेखांकित करने वाला उपन्यास है। ठीक है, फिर कायाकल्प है 1926 में। इसमें क्या है, अहंकार। इसका प्रकाशन कायाकल्प के साथ ही सन 1926 ईस्वी में हुआ। अमृत राय के अनुसार यह अनातोल फ्रांस के थायास का भारतीय परिवेश में रूपांतरण है। ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, देख लो, मैं ये जो करवाने लग रही हूँ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, प्लीज़ मेरी वीडियो को कंप्लीट देखना और वीडियो को शेयर भी किया करो, लाइक भी किया करो और कमेंट भी किया करो भाई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। फिर है प्रतिज्ञा 1927 में। यह विधवा जीवन तथा उसकी समस्याओं को रेखांकित करने वाला उपन्यास है। कौन, प्रतिज्ञा। गबन 1928 का है। उपन्यास की कथा रमानाथ तथा उसकी पत्नी जालपा के दाम्पत्य जीवन, रमानाथ द्वारा सरकारी दफ्तर में गबन, जालपा का उभरता व्यक्तित्व इत्यादि घटनाओं के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, आप सभी को इतना तो पता होगा। कभी कर्मभूमि 1932 में यह अछूत समस्या, उनका मंदिर में प्रवेश तथा लगान इत्यादि की समस्या को उजागर करने वाला उपन्यास है। कौन, कर्मभूमि भाई। फिर गोदान है 1936 का। यह उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है जो किसान जीवन पर लिखी अद्वितीय रचना है। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद द गिफ्ट ऑफ कोवा नाम से प्रकाशित हुआ भाई। ठीक है, उसके बाद इनका जो मंगलसूत्र है वो था अपूर्ण। ठीक है, यह प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है। कई बार पूछा जाता है ना, प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा, तो कौन सा भी, मंगलसूत्र है, जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था। और इसको पूरा किसने किया, अमृत राय ने पूरा किया था। और अमृत राय कौन थे, प्रेमचंद्र के पुत्र थे भाई। इसके प्रकाशन के संदर्भ में अमृत राय प्रेमचंद्र की जीवनी में लिखते हैं कि इसका प्रकाशन लेखन के देहांत के अनेक वर्ष बाद 1948 में हुआ भाई। फिर इसकी कहानियां हैं, मानसरोवर में लिखी गई थी। इनकी अधिकतर कहानियों में निम्न व मध्य वर्ग का चित्रण है। डॉक्टर कमल किशोर गोयकन ने प्रेमचंद्र की संपूर्ण हिंदी उर्दू कहानियों को प्रेमचंद्र कहानी रचनावली नाम से प्रकाशित करा। ये ऊपर भी लाइन आई थी भाई। उनके अनुसार प्रेमचंद्र, ठीक है, ये इसको छोड़ दो, ये कुछ नहीं है, ने अपने जीवन में लगभग 300 से अधिक कहानियां तथा 18 से अधिक उपन्यास लिखे। इनकी इन्हीं क्षमताओं के कारण इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। ठीक है भाई, प्रेमचंद्र का पहला कहानी संग्रह, ठीक है, ये हो गया था, इसको रहने देते हैं। आगे देखते हैं कहानियां। इनकी कहानियां हैं, सप्तसरोज 1917 ईस्वी में पहले संस्करण की भूमिका लिखी गई। सप्तसरोज में प्रेमचंद्र की 7 कहानियां संकलित है। ठीक है भाई, नाम से पता चला सप्तसरोज, तो 7 कहानियां इसमें। उदाहरण, पहले बड़े घर की बेटी, सोत, सजनता का दंड, पंच परमेश्वर, नमक का दारोगा, उपदेश तथा परीक्षा आदि। ये किस में है, सप्त सरोवर में है भाई। ठीक है, आगे है नवनिधि। यह प्रेमचंद्र की 9 कहानियों का संग्रह है। ठीक है, जैसे राजा हरदौल, रानी सारंधा,
मर्यादा की वेदी, पाप का अग्निकुंड, जुगनू की चमक, धोखा अमावस्या की रात्रि, ममता पछतावा आदि। फिर है प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी। फिर है समर यात्रा। इस संग्रह के अंतर्गत प्रेमचंद्र 11 राजनीतिक कहानियों का संकलन किया है भाई। किसमें? समर यात्रा में 11 राजनीतिक कहानियां हैं। ठीक है। उदाहरण स्वरूप जेल, कानूनी, कुमार, पत्नी से पति, लांछन, ठाकुर का कुआं, शराब की दुकान, जुलूस, आहुति, मेकू, होली का उपहार, अनुभव या समर यात्रा आदि है भाई। फिर है मानसरोवर भाग 1 व 2 और कफन। उनकी मृत्यु के बाद उनकी कहानियां मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। फिर इसके बाद क्या है भाई? नाटक है। क्या आगे? नाटक आगे। इनके नाटक है संग्राम 1923 में। यह किसानों के मध्य व्याप्त कुरीतियों तथा किसानों की फिजूल खर्ची के कारण हुआ कर्ज न चुका पाने के कारण अपनी फसल निम्न दाम में बेचने जैसी समस्याओं पर विचार करने वाला नाटक है भाई। फिर है करबला 1924 का है। प्रेम की वेदी 1933 का है। ये नाटक शिल्प और संवेदना के स्तर पर अच्छे हैं, लेकिन उनकी कहानियों और उपन्यासों ने इतनी ऊंचाई प्राप्त कर ली थी कि नाटक के क्षेत्र में प्रेमचंद्र को कोई खास सफलता नहीं मिली। ये नाटक वस्तुतः संवादात्मक उपन्यास ही बन गए भाई। इसको रहने देते हैं हम। ठीक है। काफी लंबी क्लास हो जाएगी अपनी। देख लेते हैं जीवनियां। प्रेमचंद्र संबंधी रचनाएं क्या है? इनकी जीवनियां है। प्रेमचंद्र की 3 जीवनी परक पुस्तकें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। पहला है प्रेमचंद्र घर में है। यह है भाई 1944 में लिखी हुई, ईस्वी में प्रकाशित। यह पुस्तक प्रेमचंद्र की पत्नी शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई थी, जिसमें अनेक व्यक्तित्वों के घरेलू पक्ष को उजागर किया गया है। 1905 ईस्वी में प्रेमचंद्र के नाती प्रबोध कुमार ने इस पुस्तक को दोबारा संशोधित करके प्रकाशित करवाया। ठीक है। प्रेमचंद्र कलम का सिपाही, ठीक है, 1962 ईस्वी में प्रकाशित प्रेमचंद्र के पुत्र अमृत राय द्वारा लिखी गई है। देखो भाई, काफी बार पूछा जाता है प्रेमचंद्र घर में है, किसकी पुस्तक है? तो ये उनकी पत्नी शिवरानी देवी की है। प्रेमचंद्र कमल का सिपाही किसने लिखा है? अमृत राय ने, उनके पुत्र ने। कलम का मजदूर प्रेमचंद्र भाई किसने लिखा है? ये रामविलास शर्मा ने कहा है भाई प्रेमचंद्र को। ठीक है। फिर भाई मदन गोपाल द्वारा रचित यह कहानी अंग्रेजी में लिखी गई है, जिसके बाद में हिंदी रूपांतर भी प्रकाशित हुआ। यह प्रेमचंद्र के परिवार बाहर के व्यक्तित्व द्वारा रचित जीवनी है, जो प्रेमचंद्र संबंधी तथ्यों का अधिक तटस्थ से वो करते। फिर आलोचनात्मक पुस्तकें हैं भाई। फिर स्मृतियां हैं। ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, इनका विवाद है। फिर ठीक है, हम अपनी कहानी करते हैं। ईदगाह। मैंने प्रेमचंद्र जी के विषय में काफ़ी कुछ आपको बता दिया है, आशा करती हूँ आपको याद रहेगा। ईदगाह कहानी है प्रेमचंद्र की। ठीक है। यह कहानी सर्वप्रथम अगस्त 1933 ईस्वी में चांद पत्रिका से प्रकाशित हुई थी। ठीक है भाई, कब प्रकाशित हुई थी? 1933 ईस्वी में, और चांद पत्रिका से प्रकाशित हुई थी। प्रतिपाद्य भाई इस कहानी में क्या कुछ है? तो बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में ईदगाह शिखर पर है। ठीक है। बाल मनोविज्ञान, जो बालक के मन के अंदर जो चलता है, उसके विषय में लिखी गई क्या है? ये एक कहानी है। ठीक है, जो हिंदी कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी है। इसमें प्रेमचंद्र हामिद नामक बच्चे के माध्यम से दिखाते हैं कि गरीबी और अभाव में किस प्रकार बचपन की मासूमियत खत्म हो जाती है और बच्चे को समय से पहले परिपक्व हो जाना पड़ता है। अब इसके पात्र हैं। पात्र में मुख्य पात्र देखते हैं। हामिद है। हामिद 4-5 साल का गरीब लड़का है। ठीक, अभी माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। दादी अमीना के साथ रहता है। ठीक है। ये किसके विषय में है? हामिद के विषय में बताया गया। भाई हामिद क्या है? 4-5 साल का गरीब लड़का है। ये काफी बार पेपर में पूछा जाता है। जो हामिद है उसकी उम्र कितनी है? तो 4-5 साल का ही लिखना आपने। ठीक है। उसकी माता पिता की भाई क्या है? देहांत हो चुका है, और वो अपनी दादी का क्या नाम है? अमीना के साथ रहता है। तो हामिद हो गई और अमीना हो गई। ठीक है। मेले
जाते वक्त उसके पास 3 पैसे, कितने पैसे भाई? 3 पैसे बताए गए। पूछा जाता है हामिद के पास कितने पैसे थे? 3 पैसे थे, जिनसे वह अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा लाता है। हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद है। वो अपने चिमटे को क्या नाम देता है? रुस्तमे हिंद। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, हामिद ने अपने चिमटे को क्या नाम दिया था? तो क्या नाम दिया था? रुस्तमे हिंद। और ये भी पूछा जाता भाई, जो हामिद है वो बाजार से क्या कुछ लेके आया था? तो क्या लेके आया था? वो चिमटा लेकर आया था। गरीबी के कारण वह समय से पहले परिपक्व हो जाता है। अमीना, ठीक है। अब अमीना के बारे में बताया गया है भाई। अमीना कौन है? अमीना भाई हामिद की दादी है। कौन है? हामिद की दादी है। एक गरीब बूढ़ी विधवा औरत जिसके पुत्र एवं बहू की मृत्यु हो गई है। लोगों का कामकाज करके खुद और हामिद का पालन पोषण करती है। ठीक है, ये किसके बारे में हो गए? अमीना के बारे में होगी। फिर है एक मोहसिन। मोहसिन कौन है? हामिद के साथ का लड़का है, जिसके पास कुल 15 पैसे। कितने पैसे है भाई? मोहसिन के पास 15 पैसे है। ठीक है, और हामिद के पास कितने थे? 3 पैसे थे। यह मेले से भिश्ती लाता है। ठीक है, भिश्ती खरीदता है। तो ऐसे पूछा था भाई, मोहसिन ने मेले से क्या खरीदा? तो भिश्ती खरीदा था। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक है, पानी उड़ेलना ही चाहता है। ये किसके बारे में कहा गया? भिश्ती के बारे में कहा गया। मोहसिन के मामू थाने में कांस्टेबल है। ठीक है, जो मोहसिन है उसके जो मामा है वो क्या है? कांस्टेबल है। फिर है महमूद। ठीक है, एक मोहसिन आ गया, दूसरा कौन आ गया? महमूद आ गया। महमूद कौन है? हामिद के साथ का लड़का है। ठीक है, इसके पास 12 पैसे हैं। यह मेले से सिपाही खरीदता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कवायद लिए चले आ रहा है। ठीक है, ये जो सिपाही है उसकी वेशभूषा बताई गई है भाई। आगे है नूरे। ठीक है, हामिद के साथ का लड़का, ये मेले से वकील खरीदता है। क्या खरीदता? नूरे वकील खरीदता है। कैसी विद्वता उसके मुख पर रहे है, बहस किए चले आ। सम्मी है, हामिद के साथ की लड़की है। सम्मी कौन है भाई? लड़की है, हामिद के साथ की है। यह मेले में धोबिन और खेजड़ी खरीदती है। क्या क्या खरीदती है? धोबिन और खेजड़ी खरीदती है। तो ये क्या थे भाई? मुख्य पात्र हो गए हैं हमारे। कौन कौन? हामिद हो गई है, अमीना है। ठीक है, अमीना के बाद मोहसिन है, मोहसिन के बाद है भाई महमूद, महमूद के बाद है नूरे, और नूरे के बाद है सम्मी। ठीक है, और इसके बाद है गौन पात्र। गौन पात्र में है भाई चौधरी कयामत अली खां, चौधरी कयामत अली गांव का धनवान व्यक्ति है। ठीक है भाई, जो चौधरी कयामत अली है वो क्या है भाई? गांव का एक धनवान व्यक्ति है। आबिद, हामिद का बाप हेजा से मर जाता है। ठीक है, जो आबिद है वो हामिद का पिता है, यानी बाप है, जो हेजा से मर जाता है। तथा माँ पीलिया से मर जाती है। बाप तो हेजे से मर जाता है और जो माँ है वो पीलिया से मर जाती है। कांस्टेबल मोहसिन का मामू है। वेतन 12 रुपये, घर 50 रुपये भेजता है। ठीक है, इसमें विशेष क्या है? इस कहानी के अंदर विशेष क्या भाई? यह है बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। मुस्लिम समाज का चित्रण हुआ है। सामाजिक आर्थिक ऊंच नीच का वर्णन है। पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का वर्णन है। गरीबी और अभाव के कारण बचपन की मासूमियत के खत्म होने की कहानी है। आगे है, यह कहानी गरीबी में भी उच्च संस्कार को चित्रित करती है। इस कहानी में बालमन और मर्त वात्सल्य सहजता का चित्रण किया गया है। सारे खिलौने 2 पैसे में मिले थे। दुकानदार ने चिमटे की कीमत 6 पैसे बताई थी। ठीक है, ये भी क्या है? कहानी के अंदर है भाई। अब इसके प्रमुख उदाहरण। ठीक है, क्या है भाई? प्रमुख उदाहरण है। पहला है, हराम का माल हराम में जाता है। मोहसिन, ये किसने कहा? मोहसिन ने कहा, हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाए, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी न हो और नौकरी न चली जाए। आशा तो बड़ी चीज है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। इतने बड़े कॉलेज में इतने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। मनो आटा पीस डालती है, जरा सा बेट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा
छा जाए। भाई जब ये बच्चे मेले में जाते हैं तो एक दूसरे से बातें करते जाते हैं और उन्हीं का क्या है ये उदाहरण बना रखा है। और जैसे है ये ऐसा का ऐसा, ऐसे मान लो ये दे दिया और पूछ लिया जाएगा ये किस कहानी से लिया गया है भाई। ठीक है, अगला है चौधरी साहब के काबू में भूत से जिन है। कोई चीज चोरी चली जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम बता देंगे। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, यह चोरी करते हैं, शहर के जितने चोर डाकू है सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर कहते जागते रहो पुकारते हैं। सभी इन लोगों के पास इतने रुपये आते हैं। देख लो भाई क्या कुछ यथार्थ बताया गया है, ये आज के टाइम की सच्चाई बताई गई है इन लाइनों में। ठीक है, और व्यंग्य किया गया है। ठीक है, आगे है यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप हो और एक साथ बुझ जाए, और यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानव भारतत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। ठीक है भाई, ये क्या है जो मस्जिद है, तब वहाँ पे ईद में जाते हैं और वहाँ पे भैया अपनी नमाज वगैरह करते हैं, तो उसका चित्रण हमें बताया गया है। आगे है हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता है। उसके हाथ अनानास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। इसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारते है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो वह कितना प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी, घर में एक काम की चीज हो जाएगी। देख लो भाई, छोटा सा बच्चा और कितना समझदार है। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। आगे चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो मोहसिन और महमूद यो मिजाज दिखाते हैं, मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने और खाए मिठाई, मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों से हूँ, मैं गरीब से ही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएगी ही, फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक को टोकरियाँ खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता। अभी देख लो छोटे से बच्चे की मानसिकता क्या है। अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई। ये चिमटे के विषय में हामिद बता रहा है। हाथ में ले लिया, फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकाल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल बाका भी नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर चिमटा। ठीक है भाई, इसने हामिद ने ये भी नाम दिया, मेरा बहादुर शेर चिमटा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें पूछा जा सकता है सीधा का सीधा। आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, तुम्हारे ये वकील सिपाही और भिस्ती लोंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। यहाँ पे क्या कह दिया, रुस्तमे हिंद कह दिया। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाए, बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। आगे है भाई, बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मुख
स्नेह था खूब ठोस, रस और संवाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। ठीक है, ये हम जब हामिद अपनी दादी हमीना को चिमटा देता, ये उस टाइम का चित्रण हमारे लेखक ने किया है। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला। ठीक है भाई, क्या बोला है, जो बच्चा हामिद था वो बूढ़ा हामिद बन गया, बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई और जो बुढ़िया अमीना थी वो क्या थी, बालिका छोटी अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। ठीक है, तो भाई इसी के साथ ही हमारी कहानी कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आप सभी को यह जो हमारी क्लास है वो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट तो आप बिल्कुल करना ना भूलें। ठीक है भाई, इसी से मुझे को पता चलता है भी आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है नहीं। अगर कहीं भी आपको कुछ डाउट होता है तो मेरे से पूछ लेना, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगी आप सभी का। और हाँ भाई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। ठीक है, और मेरी क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।